देश बनाता कौन है? जनता। लोकतंत्र में सबसे मौन कौन है? जनता। हर सरकार का मालिक कौन है? जनता। फिर भी सबसे बेचारा कौन है? जनता। अब करना होगा हर फरियाद का सामना। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैंने आपसे वादा किया था, वादा ये किया था कि चुनावों में सिर्फ आपकी एक ही पसंद होगी इलेक्शन सर्वेज में, वो है इंडिया न्यूज और जन की बात। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आज से लेकर चुनावों तक हर दिन आपको चुनाव पे एक बड़ी वॉइस और एक बड़ी स्टोरी हम चुनाव पे करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अब जनता का मुकदमा अपने स्पेशल इलेक्शन मोड में आ चुका है और अब से लेके 10 मार्च तक हर चीज को हम चुनावों के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे। पर इसके पहले दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, आज आप मेरे साथ एक बात पे एग्री करेंगे कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। और आज दोस्तों सुबह 9 से 10 बजे के बीच में देश के 1000 सबसे बड़े वकीलों को एक धमकी वाला कॉल आया दोस्तों। इसका कोड +44 यानी यूनाइटेड किंगडम से आया। इस 44 सेकंड वाले ऑडियो वाली धमकी में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट, अगर तुमने केस भी सुनने की कोशिश करी तो बहुत गलत होगा। मोदी को पंजाब में रोकने के पीछे सिक्स फॉर जस्टिस ने कबूल लिया दोस्तों। और यह भी कहा उस ऑडियो के कॉल में कि 1984 को याद रख। यह मैसेज दोस्तों सिक्स फॉर जस्टिस के अमेरिका से था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने की पूरी जिम्मेदारी ली। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको अगर याद होगा कि 5 जनवरी को मैंने आपको एक इसी खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के चेहरे पन्नू का वीडियो दिखाया था, जिसमें लोगों को उकसा रखा था कि प्रधानमंत्री को रोका जाए। फिर 6 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्लाईओवर पे रोका जाता है और उनकी सुरक्षा में इतनी भारी चूक होती है, जिसमें पंजाब के डीजीपी को अब सस्पेंड हटा दिया गया, नए पंजाब के डीजीपी आ चुके हैं, वो वाला वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था। और 7 तारीख को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सुप्रीम कोर्ट में खालिस्तानी थ्रेट के वीडियो की बात करी थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बना दी है जिसके अंदर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, डीजी, एनआईए और बाकी लोग भी होने वाले। मतलब प्रधानमंत्री की सुरक्षा की सुप्रीम चिंता हो रही है देश में दोस्तों। सिद्धू जी, ये आपकी कॉमेडी नाइट्स वाली स्टोरी नहीं चल रहा है, क्योंकि देश प्रधानमंत्री की सुरक्षा के में 1.0001% भी चूक बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए देश चिंतित है दोस्तों। जब देश चिंतित था और है, सिद्धू जी कॉमेडी नाइट्स वाले मूड में थे और चन्नी जी गाड़ी में बैठकर अलग अलग इंटरव्यू दे रहे थे, तब भी देश में चिंता थी, गुस्सा था कि पाकिस्तान बॉर्डर के 10 किलोमीटर दूर सिर्फ इतनी बड़ा सुरक्षा चूक 145 मिनट्स तक पंजाब पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया था प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को। इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई थी, पर अब जब सुप्रीम चिंता हो चुकी है दोस्तों, तो सच सामने आ रहा है। पर जरा सोचिए, प्रधानमंत्री को थ्रेट वाला वीडियो, उसके बाद प्रधानमंत्री के काफिले को रोका जाता है, सुरक्षा चूक होती है और आज इतने सारे लॉयर्स को एक साथ धमकी वाला कॉल आता है। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता, सब जुड़ रहे हैं थ्रेट से। दोस्तों सोचिए, ये संगठन कितना स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये 1000 बड़े वकीलों के नंबर को, एडवोकेट एंड रिकॉर्ड के नंबर को निकाल सकता है, तो कल को इनके परिवार को भी धमकाने की कोशिश कर सकता है। तो इतनी बड़ी साजिश पे सिद्धू जी को ड्रामा लग रहा था। सिद्धू जी, ये क्या ड्रामा चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट को इतनी बड़ी धमकी जो दी गई है। देश आपसे ये जानना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पर सिर्फ मजाक तो आप ही कर रहे हैं और आप ही उसको लाइटली ले रहे हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है। और इसीलिए आज आपसे हर सवाल पूछे जाएंगे और इसीलिए आपकी नीयत पे भी सवाल पूछा जाएगा कि झप्पी तो 2 मिनट में दे दी जाती है इमरान खान को,
पर जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात आती तो इसको पंजाबियत से कैसे लिंक किया जाता है? ये देश आपसे सवाल पूछ रहा है, हर पंजाबी आपसे सवाल पूछ रहा है। और उस प्रधानमंत्री की दोस्तों जो इस वक्त उनकी नीयत आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि काशी विश्वनाथ धाम के वर्कर्स को क्योंकि लेदर से अंदर नहीं जा सकते थे तो उन्होंने झूठ वाली चप्पल तक उनको दे दी। इससे आप उनकी नीयत समझ सकते हैं। और इस प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी पॉलिटिकल साजिश या ऐसी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए इस खालिस्तानी थ्रेट पे हर व्यक्ति को साथ में आने की जरूरत है। इसको मजाकिया अंदाज में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए मेरा आरोप है कि खालिस्तानी खतरे को हल्के में लेने पर चन्नी सरकार से देश सवाल पूछ रहा है। वो अंदर बैठ के इंटरव्यू से कुछ नहीं। दलील जो मेरी दलील नहीं, हर पंजाबी की दलील है, हर देशवासी की दलील है कि पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में एनआईए जब जांच को लीड करेगी तो साजिश का असली पर्दाफाश होगा। और मेरे कटघरे में ये मौजूद है सिख फॉर जस्टिस के डरपोक पन्नू, जो देश के बाहर बैठ करके वीडियो डाल रहे हैं। दम नहीं है देश के अंदर आने का पन्नू, और इसको पकड़ना चाहिए और इसको अरेस्ट करना चाहिए। देखिए जरा, सुनिए किस तरीके से देश के बड़े बड़े वकीलों को सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तानी वाली धमकी दी, और फिर हम मुकदमे को शुरू करें। Help Modi regime and file cases against Punjab Sikh farmers. SFJ is responsible for blocking Modi in Firozpur. Supreme Court judges, remember 1984 Sikh genocide. You could not find one killer. You are quiet at thousands of the deaths of the Sikh farmers. If you help Modi today, Supreme Court judges, this will be the most disgraceful act that will be committed by you. Messages from Sikhs for Justice General Council from USA, and we take the responsibility for blocking Modi in Punjab. दोस्तों, मेरे साथ इस मुकदमे में आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, अश्विनी दुबे जी, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, मेरे साथ जीएस बाली जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, और मेरे साथ कपिल मदान एडवोकेट जुड़ रहे हैं। पर इन सबके पास आने के पहले मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट विकास सिंह जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। विकास जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये इतनी बड़ी थ्रेट देश के 1000 वकीलों को एक कॉमन नंबर से आई हुई है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आज वकीलों के नंबर एक्सेस किए, कल अगर ये थ्रेट आगे जाता है, इसकी जांच नहीं होती है या इसकी जांच को सीरियसली नहीं लिया जाता है, तो फिर ये आगे भी बढ़ सकते हैं, परिवारों तक जाया जा सकता है। देखिए, ये जो है एक बड़ा भारी मसला है, क्योंकि न्याय प्रणाली पर अगर कोई इस तरह का अटैक होगा तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मसला उठेगा। क्योंकि जो वकील है या जजेस हैं, ये जो संविधान में जो बनाया गया है हमारे नागरिकों के लिए, कोर्ट के माध्यम से ही, न्याय प्रणाली के माध्यम से ही ये जहां जहां चूक होती है वो न्याय प्रणाली ही हर नागरिक को उनका अधिकार दिलाती है। तो अगर इस अधिकार दिलाने के कार्य में अगर कभी कोई तरह की धमकी आए और इस तरह का अगर कोई मौका लगे कि न्याय प्रणाली सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, तो एक तरह से हमारे डेमोक्रेसी को खतरा है। इसलिए फॉर्चुनेटली इस मामले में सारी एजेंसीज जुड़ी हुई हैं, एनआईए भी है, रॉ भी है, आईबी भी है, सीबीआई, सारे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और इतना सीरियस मामला है कि सारे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस जो धमकी के पीछे कौन है, इसकी एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया है कि बड़ी आसानी से पता चला जा सकता है कि कहां से आया और कौन इसके पीछे है, ओरिजिन इसका कौन है, और उसके खिलाफ एक्शन जरूर होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से कोई धमकी देकर के निकल जाए और सोचे कि इस तरह से न्याय प्रणाली पे कोई वो असर कर पाएगा, ये बहुत ही गंभीर बात है। विकास जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत गंभीर बात है। क्या आपने कभी रिसेंट मेमोरी में देखा इस तरीके से इतने सारे एडवोकेट्स को एक साथ धमकी वाला कॉल हुआ? क्योंकि मेरी रिसेंट मेमोरी में ये शायद ही पहली बार हुआ होगा कि इतने सारे एडवोकेट्स को एक तरीके से कॉमन धमकी वाला कॉल आया, बाहर से कॉल आया, और सुप्रीम कोर्ट को भी चेता रहे कि आप सोचने की भी मत कोशिश करिएगा कि इस केस को सुने। देखिए, आजकल क्या है ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर का फोन नंबर उपलब्ध कराना बड़ा आसान हो गया है, और कोई एक कॉलर के थ्रू जाकर के आप आज के दिन में एक मैसेज डलाना चाहिए या वॉइस कॉल भेजना चाहिए, बड़े आराम से आप बहुत से नंबर पे भेज सकते हैं। तो इसलिए एक तरह से टेक्नोलॉजी का मिसयूज है इस मामले में।
जो उन्होंने कहां से नंबर उपराया और किस तरह से किन नंबरों को भेजा, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो प्राइवेसी का जो राइट का प्राइवेसी जो हम लोग के हर नागरिक के लिए एक मूल आधार सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, तो हमारे प्राइवेसी का भी उल्लंघन है कि हमारा नंबर, वकीलों का नंबर किसने इनको दिया और किस तरह से ये सारे कॉलर को लेकर के उन्होंने सारे नंबरों पे फोन कर दिए, तो वो इस इंक्वायरी के दायरे में आएगा। अगर वो इस इंक्वायरी के दायरे में अगर ना लेते हैं, क्योंकि उनका जो 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 सेंट्रल एजेंसीज है उनका जो एफर्ट रहेगा वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से ज्यादा रहेगा, तो हम वकीलों की तरफ से अगर ये जरूरत पड़ेगी तो इसका भी हम जांच करवाएंगे कि आफ्टरऑल ये नंबर्स कहाँ से, किसने लीक आउट किए और इस तरह से कॉल्स कहाँ से आए और कौन उसका ओरिजिनेटर है, क्योंकि ये बहुत ही हमारे वकालत के लिए, हमारे लीगल प्रोफेशनल्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सिक्योर फील करें कि हम जो भी केस लेते हैं उस केस में हमारे को निष्पक्ष तरीके से हम अपने क्लाइंट, जो भी मेरा क्लाइंट हो, हम उस तरफ से हम पक्ष रख सके कोर्ट के सामने। अगर हमको इस तरह की धमकी मिलेगी तो कहीं ना कहीं हमारे न्याय व्यवस्था का एक बड़ा भारी एक स्तंभ जो है वो हिल जाएगा, क्योंकि वकील जो है वो न्याय प्रणाली के सबसे जो इम्पोर्टेंट स्तंभ वही है, क्योंकि वही कोर्ट के सामने सारे मामलों को लाते हैं। मेरे साथ आप विकास सिंह जी जुड़े। आपने कहा कि अगर इसकी, मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूं कि वकीलों की सुरक्षा, न्याय प्रणाली की सुरक्षा मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, विकास सिंह जी प्रेसिडेंट एससीबीए मेरे साथ जुड़ रहे थे मेरे साथ। अब मैं मुकदमे को शुरू करना चाहता हूं। आरपी जी, अश्वनी जी, जीएस बाली साहब और कपिल मदान। सबसे पहले मैं आरपी जी और जीएस बाली साहब के पास आता हूं। मेरे पास दो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं और दो पॉलिटिशियंस हैं। मैं आरपी जी और जीएस बाली साहब के पास आऊंगा। दोनों अपनी बात को 30-30 सेकंड में रखें। आरपी जी, मेरे हिसाब से आज जीएस बाली जी को जाना चाहिए सिद्धू जी के पास। बाली साहब, आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, आप सिद्धू जी के पास जाइए। मेरे हिसाब से आप जाइए, कॉल उठाइए सिद्धू जी को, बोलिए सिद्धू जी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और देश से माफी मांगिए। आप कह रहे थे, सिद्धू जी कह रहे थे बाली साहब कि ये ड्रामा है, ये सब कुछ ड्रामा है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट्स लेने की तरीका है उत्तर प्रदेश में। क्या आज जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को मैसेज आया, जो धमकी आई खालिस्तानी, वो भी ड्रामा थी? सिद्धू जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। बाली साहब, आप कॉल करके उनको बताइए। देखिए माननीय, मैं सबसे बड़ी बात यह कहूं कि इस बात की बहुत जोरदार तरीके से इस बात की जोरदार तरीके से निंदा करता हूं और बहुत ही स्पष्ट ये कहता हूं कि हमारे देश में खालिस्तानों की कोई जगह नहीं है। हमारे देश में कानून व्यवस्था सारी चीज है। मैं वकील साहब की बात पे और प्रेसिडेंट साहब थे, वकील साहबान, उनकी एसोसिएशन को जो भी हुआ बहुत ही मंदभागा हुआ। ये चीजें नहीं होनी चाहिए हमारी न्याय प्रणाली पर। जो वो इन चीजों को असर, वो हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारी जो भी यहाँ पे संस्थाएं हैं जो हिंदुस्तान को देख रही हैं, वो खूबी इनको जानती हैं बड़ी अच्छी तरीके से। मगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब एक हैं और एक रहेंगे, कभी कोई ऐसी बात नहीं होगी। उनकी एक सोच है ऐसी खालिस्तानियों की कि हमें ये डिस्टर्ब करना, हमारे हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना। आपने अपनी बात रखी बाली साहब, 35 सेकंड तक मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, पर मेरे हिसाब से मैं आपसे बाली साहब आपने अपनी बात रखी, अब मेरे को बोलने दीजिए। आपने, मैं बिल्कुल नहीं बोला, पर मैं अग्री नहीं करता बाली साहब से आरपी जी की सोच है हम सबको साथ में रहना चाहिए। मैं तो चाहता हूं आरपी जी, पर नवजोत सिंह सिद्धू ने आरपी जी उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोला? प्रधानमंत्री ये सब ड्रामा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में वोट लाने के लिए। आज ये एक्सपोज हो चुके हैं। पंजाबियत खालिस्तानी को सपोर्ट करना नहीं होता। सिद्धू जी को समझाइए आरपी जी। कांग्रेस के जो पैनलिस्ट हैं बहुत सीजन्ड और बहुत पुराने कांग्रेस के नेता हैं। मैं इनको लगातार फॉलो भी करता हूँ, देखता हूँ ये अच्छे ढंग से ईमानदारी से डिबेट भी करते हैं। परंतु जरा समझे, आप आगे बात कर रहे थे जी, उन्होंने ये सिर्फ नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी ड्रामा कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर कहा इसमें, और जो आगे बढ़कर कहा वो शायद आपके यहाँ से मिस हो गया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को पंजाब के किसानों ने वापस भेज दिया, छाती ठोकी और बोरा लोग वो ठोको ताली इस बात के कि प्रधानमंत्री को देखो पंजाब के। आरपी जी एक सेकंड रुकिए। आरपी जी आपके दो फोन में से एक फोन के ऑडियो को जरा म्यूट करिए प्लीज। आपने दो फोन से ऑडियो को करा है वापस। आरपी जी, हाँ आरपी जी अब बोलिए। एक मिनट रुकिए। हाँ आरपी जी और बाली जी को लाए। हाँ आरपी जी अब ठीक है, अब परफेक्ट है। आरपी जी और बाली जी हाँ बोलिए, अब आ रही है। हाँ तो उन्होंने कहा कि
ठोको ताली की हमने प्रधानमंत्री जी को वापस भेज दिया, प्रधानमंत्री को समझ लग गई, ये वो उस पर खुशी मना रहे थे, इस पे बोस्टिंग कर रहे थे, इस पे छाती ठोक रहे थे अपनी, वो इस बात की तारीफ वावा लूट रहे थे कि प्रधानमंत्री को वापस भेज दिया। अरे वो किसके कहने पर वावा लूट रहे थे? ये तार जुड़े हुए हैं, दूर तक तार जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की जो गाड़ी रोकी गई वो उस पुल पे रोकी गई, उस फ्लाईओवर पे रोकी गई जो कि बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूरी पे था, और 35 किलोमीटर दूर की तो दोनों के पास, हमारे पास भी उनके पास भी है। और जो वो गाड़ी है बोले बाली जी, वो रेट तो सह सकती है, परंतु तोप के गोले बोलने दीजिए उनको, बात पूरी करने दीजिए, मैं जवाब दूंगा उसका। बोलने दीजिए उनको। टोका नहीं था, मैंने आपको टोका नहीं था। एक मिनट रुकिए, वाली जी एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपने पूरी बात रखी, टोका नहीं आपको, मेरी बात पूरी होगी। दूसरी बात, वो पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार जो किया उसके बारे में खेद नहीं प्रकट कर रही वहां की सरकार, पंजाब की सरकार। चन्नी जी ने एक बार खेद नहीं प्रकट किया, खेद नहीं प्रकट किया, बिल्कुल बाली साहब। आरपी जी आप 1 मिनट तक, आरपी जी मैंने बिल्कुल नहीं इंटरप्ट किया, मैं चाहता हूं कि मैं 1 सेकंड, बाली साहब आप इसका जवाब देंगे कि खेद क्यों नहीं प्रकट किया, पर मैं दोनों एडवोकेट्स को लाऊंगा और फिर पॉलिटिशियंस के पास आऊंगा। बाली जी होल्ड योर थॉट। मैं आना चाहता हूं अश्विनी जी और कपिल मदान जी के पास। आप लोग हाथ मत रेस करिए, सबके पास आ रहा हूं, बिल्कुल बेबाक बोलिए आप लोग। अश्विनी जी, मैटर बहुत सीरियस है। मैटर इसीलिए सीरियस है क्योंकि 1000 वकीलों को इस तरीके से धमकी दी गई। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पे पहले खालिस्तानी थ्रेट, अब इस पे खालिस्तानी थ्रेट, और इसको पॉलिटिशियंस कांग्रेस पार्टी के मजाक ले रहे थे, ड्रामा कह रहे थे। सिद्धू जी, अब आप बताइए इतना ग्रेव थ्रेट को किस तरीके से आप देखते हैं? मेरे हिसाब से इससे बड़ा थ्रेट खालिस्तानी थ्रेट वकीलों पे मैंने तो पिछले 5-6 सालों में बिल्कुल नहीं देखा। ये बहुत बड़ा थ्रेट है भाई। आपके जनता के मुकदमे में कहूंगा कि स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस किसका? एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, सिख फॉर जस्टिस, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है। और अगर हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की चेन को देखें प्रदीप भाई, कौन सी चेन? जब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के साथ ब्रीच होता है उसके कुछ क्षणों के पश्चात एक बैंड टेररिस्ट गुरुपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो रिलीज होता है जिसमें सिख फॉर जस्टिस उसकी जिम्मेदारी लेता है। हम उस एनिमेटेड वीडियो की बात करते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में, जो एनिमेटेड वीडियो में डायरेक्टली हूबहू कुछ महीनों पहले आता है और प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से घेरा जाता है। तीसरा, अगर हम देखें तो जो एमएचए की गाइडलाइंस और एसपीजी एक्ट 1988 है, उसमें जो प्रोटोकॉल दिया गया था जिसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पैरामाउंट होनी चाहिए, वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ। और आज ऐसे समय पर जब देश की सबसे बड़ी अदालत दो सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच और स्टेट गवर्नमेंट की जांच, जो अगेन स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेरेंस कर रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी अपने हेडेड बाय द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की बात करता है, तो सिख जेनोसाइड की बात करते हैं, लॉयर्स को थ्रेट करते हैं, और 1-2 नहीं चुनिंदा लॉयर्स को थ्रेट करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको भी आया, आपको भी बिल्कुल। ये कपिल मदान जी, सिद्धू जी को आज देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब इस खालिस्तानी थ्रेट की बात मैंने जनवरी 5 को की थी, जनवरी 6 को की थी, जनवरी 7 को करी थी, इसको मजाक के रूप में देखा जा रहा था। और अभी तक चन्नी साहब ने इस पे खेद क्यों नहीं व्यक्त किया? उन्होंने खेद क्यों नहीं व्यक्त किया? आज भी उन्होंने गाड़ी वाला इंटरव्यू दिया, उसमें भी खेद नहीं व्यक्त किया उन्होंने। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अश्विनी जी, गाड़ी वाला इंटरव्यू नहीं, खेद। प्रदीप जी, आप पहली बात ये देखें, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा और ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो बहुत स्ट्रांग है। हमारे देश का जो अधिवक्ता संघ है, जो बार एसोसिएशन है, वो बहुत स्ट्रांग है। वो इस तरीके की किसी भी दखनियानूसी धमकियों को ठीक से रिस्पॉन्ड कर सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो धमकियां आई गई सारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ चुनिंदा अधिवक्ताओं को, ये दिल्ली के अंदर आई गई। अभी तक आप दिल्ली के इंसिडेंट के लिए आप बोल रहे हैं कि चन्नी साहब ने खेद नहीं व्यक्त किया। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि पन्नू साहब की स्टेटमेंट्स रेगुलरली अपीयर करती हैं, वो अनाप शनाप ये घटिया बातें आके बोलते हैं। पन्नू साहब नहीं है वो, मेरे लिए पन्नू है वो, पन्नू है वो, आतंकवादी संगठन का व्यक्ति साहब नहीं है, पन्नू। बिल्कुल पन्नू है, बिल्कुल पन्नू है, बिल्कुल पन्नू है। आरपी जी को जवाब दे, इन्होंने साहब कैसे बोला पन्नू को? इन्होंने साहब कैसे बोला पन्नू को?
ये जस्टिस और जाकिर नाइक stand corrected, पन्नू Pradeep ji. साहब, ठीक है, ये ओके। सबके सब कांग्रेसी I stand ऐसे corrected, लोगों मुझे को मेरी बात साथ बोलने बोलते दीजिए। हैं, आप साहब। आरपी जी, मेरी बात आरपी जी और कपिल जी के बीच में बहस, कपिल जी नहीं देश किससे मुझे लड़ा दिया आपने मेरी कहने से? बात बोलने दीजिए। बिल्कुल साथ मैंने हो किसी गया। को इंटरप्ट नहीं किया, नवजोत सिंह प्रदीप सिद्धू जी। भी साथ होते हैं इमरान खान को, भाजपा को साथ होते हैं। प्रदीप जी मैंने तुम पन्नू को किसी साथ को होते हो। इंटरप्ट नहीं किया। साहब प्रदीप जी, नहीं, मैंने पन्नू किसी के को लिए। इंटरप्ट नहीं किया। मेरे को मेरी बात पूरी करने दें। मेरे को मेरी बात पूरी करने दें। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मुझे नहीं पता, मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन, मुझे नहीं पता ये कौन शोर मचा रहा है। आपकी सोच पकड़ी गई, आपकी सोच पकड़ी गई। आप मेरे को मेरी बात पूरी करने दें और उसके बाद आपको जो भी बोलना है आप वो बोलें। आपके होम मिनिस्टर क्यों नहीं पन्नू के अगेंस्ट एफआईआर करते, क्यों नहीं उसको एक्स्ट्राडाइट कराते, लेके आते? आप सिर्फ आके सिर्फ शोर मचाते हो। यहाँ पे दिल्ली में थ्रेट हुई, दिल्ली में क्यों नहीं एफआईआर हुई अभी तक पन्नू के अगेंस्ट? दिल्ली में क्यों नहीं एफआईआर हुई पन्नू के अगेंस्ट? आप क्यों नहीं एक्स्ट्राडिशन कराते हो उसका? आप क्यों नहीं एक्स्ट्राडिशन कराते हो उसका? आपने क्या एक्शन लिया मुझे ये बताओ। आज की डेट में प्रदीप जी, एनआईए ने पन्नू के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया मुझे ये बताएं। आप बोलते हैं कि पीएम साहब को थ्रेट हुआ। मैं तथ्यों के आधार पे कपिल जी ने बहुत वाजिब सवाल पूछा है। आरपी जी देखिए, इस मुकदमे में एक बात क्लियर हो जाए, नहीं एक बात क्लियर हो जाए, पन्नू है वो। नहीं एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, पन्नू है वो। वो पाकिस्तान का पन्नू है, बिल्कुल पन्नू है। ये सेशनिस्ट है, आतंकवादी है। आतंकवादी को साहब मत बोले। इमरान को यार, आतंकवादी को साहब नहीं चलेगा देश में। आप उसको क्यों नहीं? मैंने सिख फॉर जस्टिस के बैन के लिए बात करी, बिल्कुल नहीं। आप उसको क्यों नहीं ऐसे ही एक पत्रकार ने हाफिज सईद के फेवरेट पत्रकार थे कुछ इस देश में, ऐसी दिग्विजय सिंह ने हाफिज सईद जी बोल दिया था। ये मानसिकता कहां से आती है? न्यायपालिका पे पन्नू साहब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। आप क्यों नहीं एफआईआर कर रहे? पन्नू साहब, प्रदीप जी, that was slip of tongue and I apologize. पन्नू साहब, मेरा slip of tongue था and I apologize. I can never move on when a terrorist has been called साहब. I can never do that. बाली साहब, ठीक है, तो बाली साहब और आरपी जी मेरा तो खून खौल जाता है। मैं एक पुलिस वाले का बेटा और फौजी, ग्रैंडफादर पंजाब से थे, फौजी है, तो खून खौलता है जब कोई एक सेशनिस्ट खालिस्तानी को साहब बोलता है। इसीलिए मेरा खून खौल जाता है, मैं भावुक हो जाता हूँ, और हर देशभक्त को भावुक होना चाहिए। मेरी बात सुनिए बाली साहब। मैं प्रदीप जी, मैं आपसे भी माफी मांग रहा हूँ और मैं चैनल से भी माफी मांग रहा हूँ। ये स्लिप ऑफ टंग था। मैं यूजुअली किसी के बारे में बात करता हूँ तो मैं साहब लगाता हूँ, ये स्लिप ऑफ टंग था। मेरी नजर में पन्नू साहब नहीं है, मेरी नजर में पन्नू के अगेंस्ट मुकदमा होना चाहिए, वो जेल में होना चाहिए। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ और मैं यही सवाल, मेरे लिए बाली साहब है, आरपी जी है, पन्नू है। आगे बढ़ूंगा मैं। देखिए ये सवाल वाजिब है। कपिल जी आपने सवाल वाजिब पूछा। बाली जी एक सेकंड, बाली जी देखिए, आरपी जी उन्होंने देश के सामने माफी मांग ली। मेरी बात सुनिए आरपी जी मेरी बात सुनिए। एक बात है कि आरपी जी से पूछ रहा हूं मैं, बाली साहब मैं आरपी जी से पूछ रहा हूं और फिर आप इस पर आइएगा। आरपी जी, आप पन्नू को अरेस्ट के लिए क्यों नहीं जाते? एनआईए ने फॉर्मल रिक्वेस्ट कनाडा को करी थी कि भाई आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस को बैन किया जाए। यह घटना है 7 नवंबर 2021। ये पन्नू एक नंबर का बुजदिल बैठ के बाहर से वीडियो पे वीडियो बनाता है, क्यों नहीं जाकर इसको अरेस्ट करते? हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, पकड़िए पन्नू को और जेल में डालिए। आरपी जी बिल्कुल, और इसके नाते काम ऑलरेडी हो रहा है। आपको भी पता है कि जब फॉरेन डिप्लोमेसी में और बाहर से किसी इस प्रकार के विदेशी आतंकवादी को पकड़ कर लाना होता है तो उसमें एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ऑलरेडी जारी है, उसमें कहीं कमी नहीं है। साहब, आप अपने चैनल पे आके ये बताएं कि ये सुपर थ्रेट आया, आज ये थ्रेट आया हुआ सर, सुनने दीजिए सर, आप चैनल पे आके सुनने दीजिए बात उनकी। आप बाली जी को रखे, बाली जी और आरपी जी को रखे। आरपी जी बोल रहे थे, आरपी जी आप बोले, फिर बाली जी। तो वो प्रोसेस होने, परंतु जो बड़ा इशू है कि हमको ये खोजने की तार कैसे और कहां मिले हुए हैं। ये जो छाती ठोक कर वहां पर कुछ सचन, मैं माफी चाहता हूँ, बाली जी बहुत सीजन आदमी ये समझेंगे कि वहां पर इन्होंने अपना मुख्यमंत्री खोया, इन्होंने देश का प्रधानमंत्री खोया, मतलब देश के प्रधानमंत्री खोया, हमने पंजाब में मुख्यमंत्री खोया।
इसके लिए खोया कि आज कोई अगर प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोका जाएगा उस पर छाती ठोकी जाएगी, कहा जाएगा बहुत अच्छा हो गया, प्रधानमंत्री को सबक मिल गया, इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की जाएगी। बाली जी जवाब दें। प्रकार की भाषा आरपी जी, इस्तेमाल की जाएगी। आरपी जी, ये आरपी जी, का नतीजा है। मैं दे रहा हूं। अब बाली जी आपको देखिए, बाली जी आप इतनी सीरियसली डिबेट कर रहे हैं क्योंकि आप एक सीजन पॉलिटिशियन है, पर सिद्धू जी ने इसको कॉमेडी नाइट बनाने की कोशिश करी। मैं चाहता हूं आप सिद्धू जी को कॉल करके बोले, सिद्धू तूने गलत किया, देश से माफी मांग। आप इतने सीजन है, कर सकते हैं, मेरे फोन शो पे कॉल करिए। देखिए सिद्धू आपने गलत किया, आप माफी मांगिए। कहना चाहता हूं और बड़े बोलिए बाली। अब आप भंडारी जी सुन लीजिए, आप बात को, आप सब लोगों ने बात कही है, हमारी बात भी सुन लीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बात कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में एक भी टेररिस्ट, एक भी उग्रवादी विद पन्नू, ये कहूंगा टेररिस्ट, उग्रवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, एक भी टेररिस्ट जो हिंदुस्तान में अपने आप को पाकिस्तान में बैठा हुआ आका, या कनाडा में बैठा हुआ आका, या अमेरिका में बैठा हुआ आका, 7 साल में आरपीजी आपकी गवर्नमेंट है, किसी को लेके आए? या टिप्स में बताऊं आपको कि कितने उग्रवादी हैं जो हमारे हिंदुस्तान को चैलेंज करते हैं और हमारे हिंदुस्तान में डिस्टर्बेशन करते हैं, या हमारे हिंदुस्तान को चैलेंज करते हैं? एक भी लाए आप? नहीं लाए। हर डिबेट पे आपको यह कहा जाता है आप नहीं लाए। आप सिर्फ डिबेट कर सकते हैं, आप ऐसी आरपीजी नहीं कर सकते, मगर हम लोगों ने अब मैं फिर सुन लीजिए सर, आरपीजी जवाब दीजिएगा, दूंगा आपको फिर अश्विनी जी का साहब। बोलिए बाली साहब, बोलिए। आप ये देखिए, आप, अरे भाई एक मिनट, आरपीजी एक मिनट। सबसे बड़ी बात यह है, देश तो हमारा भी है, देश आपका भी है, देश के लोग हमारे भी हैं, आपके भी हैं, आपकी गवर्नमेंट भी थी, हमारी गवर्नमेंट भी है, मगर कहां नथ डाली आपने 7 साल में? मुझे बता दीजिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आरपीजी आप जवाब देंगे? आरपीजी जवाब दें, आरपीजी जवाब दें, आरपीजी जवाब दें। आप सिर्फ पॉलिटिशियनों को सिर्फ क्या कहते हैं, टारगेट करते हैं, चाहे वो सिद्धू जी हो। आरपीजी आपको जवाब देना होगा इसका। बाली साहब आरपीजी ने इंटरप्ट नहीं किया, आरपीजी जवाब देंगे इसका। दोस्तों इस वक्त देश में गुस्सा है, बाली साहब और आरपीजी के पास वापस आ रहा हूं, अश्विनी दुबे और कपिल वधान के पास वापस आ रहा हूं। दोस्तों इस वक्त ये कूपे देश का नंबर 1 मुकदमा बन चुका है। देखिए कैसे देश रिएक्ट कर रहा है, और तुरंत जवाब देंगे। बाली साहब ने आप पे बड़े आरोप लगाए, आरपीजी जवाब देंगे, उसके बाद कपिल जी और अश्विनी जी के पास आऊंगा। मेरे पास आखिरी 5 मिनट है इस मुकदमे के अंदर। बाली साहब का जवाब आरपीजी। मैं आपको याद दिलाता हूं, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान को छूट दे दी कहकर कि पाकिस्तान भी बेचारा देश है। शर्मल शेख में जाकर कहा पाकिस्तान भी बेचारा देश है, आतंकवाद से तंग है। ये उनके मनमोहन सिंह जी का बयान है। मैं भेज, उंगली मत करिए, मैं आपको भेज दूंगा। शर्मल शेख में जाकर कहा। और हमने क्या किया? पाकिस्तान के ऊपर 2 बार हमले किए, सर्जिकल स्ट्राइक करी और एक बार एयर स्ट्राइक करी। जब हमने एयर स्ट्राइक करी तो नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा? एयर फोर्सेस के लोग कहते हैं कि हमने स्ट्राइक करी, हमने वहां पर आतंकवादियों को खत्म किए। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं 2 कौवे मारे थे। वो किसकी भाषा बोल रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, ये बता दे। अरे भाई नवजोत सिंह सिद्धू, आरपीजी, नवजोत सिंह सिद्धू, आपकी डिबेट का ये एक सबसे बड़ा नवजोत सिंह सिद्धू है। अरे सुनो यार, सुनो, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा 2 कौवे मारे। पंजाबी में बोल दे रहे हैं। सिंह साहब, आप नवजोत सिंह सिद्धू साहब को लेके आ जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, आप डिबेट रख लीजिएगा नवजोत सिंह सिद्धू साहब के ऊपर। मैं आऊंगा ना डिबेट के ऊपर, रख लीजिए। सारा पोहरा तो हो गई है, सारा पोहरा तो हो गई है। मेरे भाई, आप नवजोत सिंह सिद्धू पे, आप नवजोत सिंह सिद्धू साहब पे डिबेट रख लीजिए। जल्दी तो सिद्धा जो आदमी है, नुकसान से नवजोत सिंह सिद्धू और रिमोट कंट्रोल जो जिंदगी में चलता है वो करा रहे हैं। थोड़ा असली नुकसान क्या करा रहे हैं? क्या बात, मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप कुछ बता रहे हैं। मैंने आपसे टेररिस्ट के बारे में पूछा है, उग्रवादियों के बारे में पूछा है, आप नवजोत सिंह सिद्धू पे ले गए बात को। आप हो गए यार, आरपी सिंह जी कैसी बात कर रहे हैं? नवजोत सिंह सिद्धू पे डिबेट कर लीजिए ना आप मेरे से।
और सर आप मेरे से डिबेट कर लीजिए नवजोत सिंह सिद्धू साहब के ऊपर। आप टेररिस्ट की बात करिए, आप आतंकवादी की बात करिए, आप उग्रवादियों की बात करिए, आप बोलिए कपिल जी, क्या बोल रहे हैं? समझ नहीं आएगा। अब नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बैठ जाते हैं। कपिल जी कुछ कह रहे हैं। आप डिबेट कर लीजिए मेरे से, मैं करूंगा आपसे। 2014 में सिंह साहब पीएम मोदी साहब के स्टार कैंपेनर थे। आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई सवाल नहीं है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू क्या है यार? आप प्रधानमंत्री को क्या वापस यार दे दिया, जी, क्या बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री को वापस दे दिया। अरे अरे उस इलाके में जो आप दो जवाब पंजाब मेरे को जरा बोलने का मौका दीजिए। लेकर जो पंजाबी लोगों का आवभक्ति भंडारी जी, मैं आप तीनों को कहना चाहता हूं, मेरे पास समय इतना था बाली साहब, आरपी जी और कपिल जी, कल मैं इस मुकदमे को कंटिन्यू करूंगा, पर बाली साहब मैं कह रहा हूं आप सिद्धू जी को कॉल करिए, क्योंकि उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया था। आज वकीलों को कॉल आ गया, सुप्रीम कोर्ट को धमकी आ गई है। जितना सीरियसली आप ले रहे थे, उतना सीरियसली नवजोत सिद्धू जी को लेने की जरूरत है। ये मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, और पन्नू है वो, पल्ली साहब नहीं। दोस्तों आप तीनों में आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप तीनों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए देश भी पूरी तरीके से यही कह रहा है कि 93% लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं। दोस्तों कूपे, दोस्तों चुनाव चल रहे हैं, चलने की दिशा में बढ़ रहे हैं, चुनावों की बात अब हर पार्टी कर रही है। और आज मेरे साथ गोवा में, जहां हर दिन एक पार्टी से दूसरी पार्टी में हर व्यक्ति जा रहा है, एक दिन व्यक्ति बीजेपी में होता है, दूसरी दिन आम आदमी में, तृणमूल कांग्रेस में आ जाता है, तीसरे दिन कांग्रेस पार्टी में आ जाता है, चौथे दिन वो वापस से बीजेपी में आ जाता है। तो इस सर्कस के बीच में गोवा की जनता में अपना विश्वास जिताने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। मेरे साथ आतिशी जी जुड़ रही हैं, जो आम आदमी पार्टी की गोवा की प्रभारी हैं। आतिशी, देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले 8 बजे के शो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे यह सवाल है आतिशी जी, कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सेटबैक हुआ। उनके सिटिंग मिनिस्टर माइकल लोबो ने पार्टी छोड़ दी, एमएलए प्रवीण जैनते भी छोड़ चुके हैं। क्या आप उनसे बातचीत कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि आई थिंक लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है कि गोवा की जनता बीजेपी से परेशान है। अगर गोवा के सिटिंग मिनिस्टर्स तक बीजेपी को छोड़ रहे हैं तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि गोवा में एक बदलाव की चाह है। इनफैक्ट अगर आप 2017 के भी चुनाव में देखिएगा तो गोवा के लोगों ने भाजपा के विरोध में वोट डाला था, और यही कारण था कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई। लेकिन गोवा के लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है, और कांग्रेस के सारे एमएलए ने बीजेपी की सरकार बना दी। तो गोवा के लोग इस प्रकार की राजनीति से परेशान हैं, और मुझे लगता है कि गोवा के लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग कौन जा रहा है, कौन चुनाव लड़ रहा है, ये नहीं देख रहे हैं। गोवा के लोग ये देख रहे हैं कि आखिरकार कौन है जो उनके मुद्दों को समझ रहा है, उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए समाधान लेके आ रहा है। पर आतिशी जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं वापस से पूछता हूं आपसे, क्या ये लीडर्स को आम आदमी पार्टी जगह देगी? मान लीजिए वो फोन उठा के आपसे बात करते हैं, आपसे रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, अब आप से कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी में नए गोवा के लिए आना चाहते हैं, तो क्या आप उनको आम आदमी पार्टी में जगह देंगी? शुरू से ये कहते आए हैं कि आम आदमी पार्टी, जब से आम आदमी पार्टी बनी है हमने ये कहा है कि अगर कुछ अच्छे लोग हैं किसी भी और पार्टी में तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन व्यक्ति कौन सी पार्टी से लड़ेगा, सवाल ये है कि कौन सी पार्टी है जो गोवा के मुद्दों को लेके बात कर रही है। अगर आप गोवा के, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अगर आप गोवा के न्यूज़पेपर हेडलाइंस का एनालिसिस करिए तो सिर्फ ये नजर में आता है कि एक तरफ चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे टीएमसी ने भी अब इस रिंग में कूद लगाई है, उनकी राजनीति सिर्फ यहां तक सीमित रहती है कि हम किस पार्टी से अलायंस करेंगे, किसको तोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब हर बार गोवा आए हैं तो वो जोड़ तोड़ करने नहीं आए हैं, वो गोवा के लोगों के लिए गारंटीज अनाउंस करने आए हैं, गोवा के समाज के लिए, गोवा की इकोनॉमी के लिए विजन लेके आए हैं।
तो ये अंतर है आम आदमी पार्टी में और जो और पार्टियां हैं जो गोवा की चुनावी दौड़ में। अच्छा, आपने टीएमसी की बात करी। टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए जिससे भी अलायंस करना चाहेगी वो करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर हमें कोई सपोर्ट करना चाहता है तो हमें दिक्कत नहीं। आपने पहले ट्वीट किया था कि आप तृणमूल कांग्रेस के साथ टच में नहीं है, पर मुझे एक चीज बताइए कि आप इन पार्टीज के साथ एक ग्रैंड पोस्ट पोल या ग्रैंड अलायंस करने की सोच रही है बीजेपी को हराने के लिए? ये बात, जैसा आपने बिल्कुल मेरे ट्वीट को कोट किया, आज भी आम आदमी पार्टी की वही पोजीशन है कि आम आदमी पार्टी किसी के साथ भी अलायंस नहीं कर रही है। हम बहुत सारे नए चेहरे, फ्रेश फेसेस, यंग लोग गोवा की पॉलिटिक्स में लेकर आ रहे हैं जो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, अगर आप टीएमसी को देखिए या कांग्रेस को देखिए, टीएमसी के तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी विजिबिलिटी बहुत है, उनकी होर्डिंग्स बहुत हैं, लेकिन टीएमसी के पास आज हर चैनल का सर्वे दिखा रहा है कि 1% से ज्यादा वोट शेयर टीएमसी के पास नहीं है। तो इसलिए टीएमसी के तो एक तरह से कोई बहुत बड़ा दावेदारी ही नहीं है गोवा चुनाव में। जहां तक आप कांग्रेस की बात करें तो गोवा के लोग कांग्रेस से नाराज हैं क्योंकि 2017 में बहुत सारे लोगों ने भाजपा के विरोध में कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस के 11 विधायक भाजपा में चले गए और भाजपा की उन्होंने सरकार बनवाई। तो ये दोनों ही पार्टियां आज के दिन, मेरा मानना है, बीजेपी के लिए चैलेंजर्स नहीं है। अगर आज आप गोवा की राजनीति देखिए तो गोवा की राजनीति में भाजपा की और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है। उन्हीं सर्वेज में ये आ रहा है जिनकी आप बात कर रही हैं, मैंने भी कुछ देखा उनको, कि आप गोवा के अंदर गेन तो करेंगी पर भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएंगी। उन्हीं सर्वेज की जिनने आपने जिक्र किया, तो क्या ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए आप में से कोई, आपकी पार्टी मेजॉरिटी क्रॉस नहीं करती, बीजेपी भी मेजॉरिटी क्रॉस नहीं करती, तो आप टीएमसी कांग्रेस के साथ पोस्ट पोल अलायंस करेंगी बीजेपी को रोकने के लिए? चुनाव के बाद क्या होगा ये तो हम 10 मार्च के बाद ही चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ट्रेंड सारे सर्वेस का देखिए तो पिछले कई महीनों से आप लोग भी सर्वेस करते आए हैं, सब चैनल सर्वेस करते आए हैं, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर इन सर्वेस में बढ़ता ही जा रहा है। अगर कोई एक पार्टी है जो अपना वोट शेयर कंसोलिडेट कर रही है वो आम आदमी पार्टी है। अभी चुनाव में 4 हफ्ते बाकी हैं और मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी का जो सपोर्ट बेस है वो जरूर बढ़ेगा और 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का शायद बहुत ही अपेक्षा से बेहतर परफॉर्मेंस गोवा में रहेगा। आप काफी कॉन्फिडेंट दिख रही हैं आतिशी जी, पर एक चीज बताइए, आपने कुछ समय पहले कहा था कि आप गोवा में भंडारी समाज से मुख्यमंत्री देंगी। ये बात शायद से नवंबर की थी, अब जनवरी आ चुका है, आपने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। कौन से नाम को आप डिक्लेयर करेंगे या सच में डिक्लेयर भी करेगी कि नहीं करेगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल ये कहा था कि आम आदमी पार्टी भंडारी समाज के किसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाएगी। उसका कारण ये है कि भंडारी समाज बहुजन समाज है, बैकवर्ड समाज है जो गोवा में है, जो 38% वहां की जनसंख्या भंडारी समाज की है। लेकिन आज तक सिर्फ एक या 2 साल के पीरियड को छोड़ के कभी भी भंडारी समाज को ये प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और उनका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है। और क्योंकि ये इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इसकी आवाज को उतना ही महत्व मिलना चाहिए। हम बिल्कुल भंडारी समाज के ही व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और आने वाले कुछ दिनों में सीएम के चेहरे की भी घोषणा आम आदमी पार्टी जरूर करेगी। ये बहुत बड़ी बात कह रही है आतिशी जी, आपने मुझे बड़ी खबर दी है कि आप गोवा के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आने वाले समय के अंदर 3-4 वीक्स के अंदर कर सकती हैं। आपकी पार्टी इंतजार रहेगा। आप मेरे साथ जुड़ी आतिशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आतिशी जी आम आदमी पार्टी की गोवा की प्रभारी। दोस्तों, जनता के मुकदमे पे यार बने रहिए क्योंकि इलेक्शन डेस्टिनेशन जनता का मुकदमा है, क्योंकि ये जनता के पर्सपेक्टिव से, जनता के नजरिए से चुनावों को देखेगा। बहुत जल्द हम आईपीएल के दूसरे पोल के साथ भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।